हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो मैप की एक और क्लास अपन आज डिस्कस करेंगे। और आज की जो मैप क्लास है वो अपन श्रीलंका से शुरू करते हैं। तो श्रीलंका के अंदर पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि एलटीटी का क्या इशू है, और इसके अलावा मैं आपको काफ़ी चीज़ें उसके अंदर वैसे ही बता चुका हूँ कि कोल्ड वॉर के अंदर क्या हो गया था और रशिया ने कैसे मदद मांगी थी इंडिया से। ये सब मैं आपको पिछले क्लास के अंदर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं आपको श्रीलंका की कुछ पॉलिटिकल मैप से रूबरू करवाऊंगा और कुछ अपन श्रीलंका की और बात करेंगे। इसके अलावा अपन सेंट्रल एशिया पे भी चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आप ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के आगे आया है श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर क्या है कि श्रीलंका में कोई स्टेट्स नहीं होते हैं, कोई भी वहाँ पे स्टेट्स वाला काम नहीं होता है। वहाँ पर जो है ना, वहाँ पे है प्रोविंस। वहाँ पर है प्रोविंस। कितने प्रोविंस हैं? 9। श्रीलंका में 9 प्रोविंस हैं और इसके अंदर फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर प्रोविंस की अलग अलग सरकार भी है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। ये नंबर 1, ये है नॉर्दर्न प्रोविंस। ये वाला ईस्टर्न प्रोविंस। ये वाला साउदर्न प्रोविंस। ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ये वाला वेस्टर्न प्रोविंस। ये वाला सेंट्रल प्रोविंस। अच्छा, आप ये देखिए, इसमें 2 प्रोविंस के नाम जो है ना वो थोड़े से अलग हैं। ये सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, ये सब तो इजीली याद हो जाएंगे, पर 2 और जो है ना वो अलग हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वाला जो प्रोविंस है इसका नाम है सबारा सबारा गामुवा। गामुवा, सबारा गामुवा प्रोविंस। सॉरी, ये वाला समारागुआ प्रोविंस। इसके बाद ये वाला प्रोविंस कहलाता है युवा। युवा युवा प्रोविंस। ठीक है, तो ये इसके 9 प्रोविंस हैं। श्रीलंका के ये 9 प्रोविंस हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दूसरे मैप की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये श्रीलंका का जो है ना, ये एक प्लेन और ब्लैंक मैप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये कहलाता है जाफना। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं जाफना, और जाफना के को लेकर के ही एलटीटी का विवाद हुआ था। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये इसका फुल फॉर्म है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये वाला है इसका जाफना। अच्छा, आप ये देखिए कि जाफना और इसके बीच के अंदर कुछ ये माउंटेन्स हैं, ये पहाड़ हैं। तो इन दोनों के जाने के लिए बीच में एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं पास। ये है एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास। ठीक है, ये एलिफेंटा पास है। पहाड़ के बीच के अंदर बना हुआ एक छोटा सा रास्ता जिसको हम दर्रा कहते हैं हिंदी में, ये है वो पास, जिससे कि जाफना और नीचे साउथ श्रीलंका को कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है,
ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट पेड्रो। इसको हम कहते हैं पॉइंट पेड्रो। ये टॉप मोस्ट जगह है श्रीलंका की, इसको हम बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड भी हैं जिसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ मन्नार। आइलैंड ऑफ मन्नार भी बोलते हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो एक जगह है ना, इसको हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, जो कि इंडिया श्रीलंका के बीच के अंदर पड़ती है। पर यहाँ पर एक गल्फ है, यहाँ पर एक गल्फ भी है, उस गल्फ को हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में है, जो एक छोटा सा रास्ता दोनों को काटता है, उसको हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। और इसके अलावा वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको हम कहते हैं मन्नार आइलैंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आती हैं, आप इसको ढंग से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि कई लोगों को पूछते हैं कि भाई श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो लोग क्या बोलते हैं कोलंबो है। पर नहीं, श्रीलंका ने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया है। श्रीलंका ने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया है और यहाँ पर ये पास पास है, यहाँ पर है कोलंबो और बिल्कुल पास के अंदर यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। तो अब श्रीलंका की जो कैपिटल है वो हो गई है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, कोलंबो नहीं रही। कोलंबो उसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो चुकी है, कोलंबो श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो चुकी है, पर उसकी जो मेन कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे हो चुकी है। ये याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में आता है कि कोलंबो श्री जयवर्धनपुरम, तो लोग कोलंबो पे टिक कर देते हैं तो वो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया श्रीलंका। अब अपन बात करते हैं सेंट्रल एशिया की। तो आप ये देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर सार्क बता चुका हूं। तो सार्क के अंदर कितने देश आते हैं? 8। सार्क के अंदर आते हैं 8 और आसियान के अंदर आते हैं 10। सार्क में आते हैं 8, आसियान में आते हैं 10। अब इनको वापस अपन रिवाइंड कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से देश सार्क में आते हैं। तो सार्क में आता है नंबर 1 मालदीव्स, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 पाकिस्तान, नंबर 5 अफगानिस्तान, नंबर 6 नेपाल, नंबर 7 भूटान और नंबर 8 बांग्लादेश। ये है सार्क नेशन। ठीक है, ये है सार्क नेशन। ये मैं आपको डिटेल के अंदर पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियो के अंदर वर्ल्ड मैप क्लास के अंदर ही जा कर के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ये देख सकते हो। तो ये 8 नेशन आते हैं सार्क के अंदर। अब अपन बात करते हैं आसियान की, जो साउथ एशियन ग्रुप है। उसके अंदर नंबर 1 पे आता है आपके म्यांमार, नंबर 2 थाईलैंड, नंबर 3 लाओस, नंबर 4 वियतनाम, नंबर 5 कंबोडिया। या लाओस, वियतनाम, कंबोडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंट्री थी जो कि टुकड़ों में विभाजित करके 3 देश बना दिए गए। ये भी मैं भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये हो गए 5। नंबर 6 मलेशिया, नंबर 7 इंडोनेशिया, नंबर 8 फिलीपींस, नंबर 9 ब्रुनेई
और नंबर 10 सिंगापुर। ये हैं आसियान देश। पर यहाँ पर एक देश और है, ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर या तैमूर लेस्टे, इसकी कैपिटल है दिल्ली, DILI, दिल्ली। पर इसको इंडोनेशिया आसियान का ग्रुप बनने नहीं देता है। ये क्यों नहीं बनने देता है, क्या चक्कर है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहो तो जा कर के देख सकते हो। तो ये आसियान और सार्क तो हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेंट्रल एशिया की। थोड़ा सा ये इसने नक्शा गलत बता रखा है, तो ये कश्मीर का जो हिस्सा इसने गलत बता रहा है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। हाँ साहब, तो ये है पूरा इंडिया। मैप भी गलत बता रखा है, बताओ, कमाल है। ठीक है, अपन ने इसको ठीक कर दिया। हाँ जी, तो अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे सेंट्रल एशिया की। अब आप ये देखिए, जो कोल्ड वॉर चला था ना, वो चला था 1991 तक। 1991 के अंदर रशिया के टुकड़े हो गए। रशिया मतलब यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए। तो 15 टुकड़े हो गए, तो अब अपन इसको जानेंगे कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से टुकड़े आते हैं, और इसको अपन को याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो चलो अपन इसको भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सेंट्रल एशिया का देश है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसके बाद में दूसरा आता है किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, क से, के से दो हैं ये, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, ये दो हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये कजाकिस्तान जो है ना, दरअसल पहले जब ये यूएसएसआर था तो यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था बैकानूर। बैकानूर, बैकानूर। यहाँ पे एक जगह थी बैकानूर। तो जब ये यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो ये बैकानूर जो है ये कजाकिस्तान के अंदर चला गया। अब बैकानूर के अंदर क्या है, बैकानूर के अंदर जो है ना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अब ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जब रशिया यूएसएसआर से कजाकिस्तान में आ गया तो रशिया को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग स्टेशन है, बहुत बड़ा लॉन्चिंग स्टेशन। तो रशिया ने क्या किया कि यहाँ से ट्रीटी साइन कर ली कजाकिस्तान से कि ये इसको जो है यूज़ केवल रशिया करेगा। तो आज भी बैकानूर जो स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उसको यूज़ कौन करता है, रशिया। पर ये आता किसके अंदर है, कजाकिस्तान के अंदर। ये याद रखना एग्जाम में आता है कि बैकानूर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कौन से देश में है और कौन यूज़ करता है, तो यूज़ करता है रशिया, है कजाकिस्तान के अंदर। अब बैकानूर जो स्पेस स्टेशन है जहाँ पे रॉकेट लॉन्च होते हैं, वहाँ से इंडिया ने अपनी जो एक सैटेलाइट थी, अपनी एक सैटेलाइट थी जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी, सैटेलाइट तो बनाना बड़ा आसान होता है पर उसको लॉन्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया ने रशिया के थ्रू आर्यभट्ट सैटेलाइट अपनी लॉन्च की थी बैकानूर लॉन्चिंग स्टेशन से। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि आर्यभट्ट कौन से स्टेशन से लॉन्च की गई थी, तो रॉकेट स्टेशन वो था बैकानूर, जो कि कजाकिस्तान के अंदर है और वो रशिया यूज़ करता है। किर्गिस्तान जब इससे अलग हुआ ना, तो चाइना को अलग ही खुजली हुई। चाइना को क्या खुजली हुई, उसने बोला कि वही किर्गिस्तान का ये पार्ट मेरा है। एक तो इसने क्या अपने सारे देशों के साथ में विवाद कर रखे हैं बॉर्डर के। भैया तेरा कहाँ से हो गया, जब यूएसएसआर से टूटा है तो पहला हक तो रशिया का बनता है, तेरा कहाँ से हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आया। खैर चाइना वाले अपनी पुपाड़ी बजाय, होना जाना कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गया के से, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। अब आता है तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, पहले कजाकिस्तान किर्गिस्तान, अब टी से तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। ये जो तजाकिस्तान है ना, इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। इंडिया ने क्या किया कि 2012 के अंदर, 2012 के अंदर यहाँ पे एक अपना एयरफोर्स का अड्डा खोल लिया, एयरफोर्स का अड्डा खोल लिया। इससे इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया तजाकिस्तान से पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकता है और चाइना पे भी नज़र रख सकता है। और एयरफोर्स अड्डा होने से अगर कभी वॉर होती है तो वो चाइना के दूर दराज के एरिया के अंदर भी बम ब्लास्ट या कुछ भी वॉर इशू कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने 2012 में एक अड्डा खोलिया, जो कि कूटनीतिक स्थिति से बहुत ही प्यारा डिसीजन है, बहुत प्यारा डिसीजन है। चलिए अब बात करते हैं अपन तुर्कमेनिस्तान की। अब तुर्कमेनिस्तान जो है ना, तुर्कमेनिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गैस का भंडार है, नेचुरल गैस का यहाँ पे गैस फील्ड्स हैं बहुत ज़्यादा। तो अब इनका इंडिया से ट्रीटी हुई तुर्कमेनिस्तान की कि साहब अब हमसे गैस खरीदो। इंडिया वालों ने कहा हम खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई, इंडिया बोलता है इनको कि हम तुमसे गैस खरीदना चाहते हैं। तुर्कमेनिस्तान वाले बोलते हैं कि बिल्कुल वेलकम है, आप हमसे खरीदिए। पर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर तुर्कमेनिस्तान से आपको गैस लेके आनी है तो आपको बाय सी जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा और बहुत ही दिक्कत वाला काम है। तो अगर यहाँ से एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, यहाँ से एक पाइपलाइन बिछा दी जाए यहाँ तक, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि यार पाइप है, नल खोला अपन ने और फटाफट ऑयल आना शुरू हो गया। पर प्रॉब्लम क्या थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान रेडी नहीं था, पाकिस्तान रेडी नहीं था। तो इंडिया ने बोला पाकिस्तान को कि यार तुम भी यूज़ में ले लो, तुम्हारे को भी गैस मिल जाएगी, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और डेवलपमेंट होगा। इस चीज़ पे पाकिस्तान रेडी हो गया और इन्होंने एक गैस पाइपलाइन डाली जो तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया डली हुई है। इससे अपने को गैस मिलता है। तो इस पाइपलाइन का नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान का टी, अफ़गानिस्तान का ए, पाकिस्तान का पी और इंडिया का आई। तो ये है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये भी एग्ज़ाम के अंदर आता है कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कौन से 4 देशों से होती भी आती है? तो नंबर 1 तुर्कमेनिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान और नंबर 4 इंडिया। ये 4 देश में ये गैस पाइपलाइन है। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की 5वीं कंट्री है वो है उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और 5वीं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान वो जगह है जहाँ से बाबर आया था। बाबर आया था इंडिया पर आक्रमण करने। बाबर कहाँ का राजा था? उज़्बेकिस्तान। बाबर ये भी एग्ज़ाम में आता है, बाबर कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान।
तो ये मैं आपको बता चुका हूँ आज की क्लास के अंदर कि सेंट्रल एशिया के देश बता चुका हूँ, और सेंट्रल एशिया के देशों के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया से क्या क्या कनेक्शन है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे के वीडियो में अपन और ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर से जब टूटे थे तो 5 देश तो टूटे नहीं थे, बहुत सारे देश टूटे थे। तो अपन और आगे चलेंगे और मैं आपको और आगे की चीज़ें बताऊंगा। आज के वीडियो के अंदर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत काम आएगी ये चीज़। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि उसके बिना आपको मेरे नए वीडियो नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो काफ़ी लेट से मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।